हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ के खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे खैरागढ़ के रण की। तो खैरागढ़ उपचुनाव के लिए वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से खैरागढ़ के 291 मतदान केंद्रों में मतदान शुरू हो जाएगा। सभी मतदान दल जिला मुख्यालय से मतदान केंद्रों में पहुंच चुके हैं। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए कुल 2,12,000 मतदाता हैं, जिनमें 1,05,000 महिला और 1,06,000 पुरुष मतदाता हैं। संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या 86 है, वहीं 53 मतदान केंद्र अति संवेदनशील हैं। सुरक्षा के लिहाज से और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल की 22 कंपनियां तैनात की गई हैं। कुल 1,164 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी यशोदा वर्मा और भाजपा कैंडिडेट कोमल जंघेल के बीच सीधा मुकाबला है। दोनों ही प्रत्याशियों को प्रचार के लिए लगभग 15 दिन का समय मिला और दोनों ही पार्टियों के बड़े नेताओं ने खैरागढ़ के मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने के लिए धुआंधार सभाएं, प्रचार रैली और रोड शो भी किए। तो कल वोटिंग के साथ ही दोनों प्रत्याशियों की किस्मत भी लॉक हो जाएगी। फिर 16 अप्रैल को मतगणना होगी और नतीजे आएंगे। तो ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं मतदान केंद्रों की संख्या, जिसमें संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों को अलग अलग किया गया है। तो खैरागढ़ उपचुनाव की वोटिंग के लिए सभी मतदान पार्टियां जिला मुख्यालय से अपने अपने मतदान केंद्रों में पहुंच चुके हैं और इस बार गर्मी को देखते हुए सभी मतदान केंद्रों में मतदाताओं के लिए पीने के पानी और धूप से बचने के लिए टेंट लगाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा किसी तरह के विवाद की स्थिति बनने पर फोटो खींचने के भी निर्देश दिए गए हैं। हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने खैरागढ़ ब्लॉक के जोरा तराई गांव में बने मतदान केंद्र की तैयारियों का जायजा लिया और मतदान कर्मियों से बात की। खैरागढ़ उपचुनाव में कल वोटिंग होने वाली है और वोटिंग की तैयारियां बिल्कुल लगभग प्रारंभ हो चुकी है। हम खैरागढ़ ब्लॉक के जुमरा तराई गांव में यहां पर मौजूद हैं और आप देख रहे हैं यहां पर 2 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। एक ये मतदान केंद्र है। गर्मी का समय है, इसलिए बाकायदा यहां पर पंडाल लगाया गया है कि जो वोटर्स आए उनको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो और छाया उपलब्ध रहे। इसलिए हर मतदान केंद्र के सामने उनको टेंट इस तरह लगाने बोला गया है। गर्मी के समय लोग जो वोट डालने आएंगे उनके लिए पानी पीने की भी व्यवस्था करने के लिए कहा गया। तो आप देख रहे हैं कि 2 मटकी और बाकायदा जग, बाल्टी और ड्रम की भी यहां व्यवस्था की गई है। और हर मतदान केंद्र में यह भी निर्देश दिया गया है कि जो विकलांग आ रहे हैं, कोई अपाहिज लोग आ रहे हैं, तो उनके लिए इस तरह के हर केंद्रों में ये चेयर की भी, व्हील चेयर की भी व्यवस्था की गई है। तो ये इस तरह की व्यवस्था की गई है। सभी मतदान केंद्रों में जो कर्मचारी हैं वो पहुंच चुके हैं। आज सुबह से ही जो राजनांदगांव जिला है वहां पर मतदान सामग्रियों का वितरण शुरू हो चुका था और लगभग सभी मतदान केंद्रों में जो कर्मचारी हैं वो पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं कि ये ईवीएम मशीन लेकर पहुंच चुके हैं। कर्मचारी यहां पर बैठे हुए हैं। चूंकि इनको रात यहीं पर गुजारना है, इसलिए यहां पर आप देख रहे हैं कि बिस्तर और रुकने की भी व्यवस्था इन लोगों ने यहां पर की हुई है। ये ईवीएम मशीन है और जो औपचारिकता है वो पूरी यहां पर की जा रही है। 2 मतदान केंद्र यहां पर है। हम बात करते हैं यहां पर कि किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह के दिशा निर्देश इस गर्मी में जो चुनाव हो रहा है उसके लिए दिए गए। सब ये व्यवस्था तो बहुत अच्छी है और उसके ये निर्देशन के अनुसार हम लोग पालन कर रहे हैं, अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और 5 बजे तक जो परिसर के अंदर रहेगा उसको वोट डालने का अधिकार रहेगा और 5 बजे ताला लगा दिया जाएगा। तो इस तरह से खैरागढ़ उपचुनाव के मतदान की जो है वो तैयारियां यहां पर हो चुकी है। कैमरामैन रमाशंकर के साथ राजेश मिश्रा, IBC24 खैरागढ़। तो खैरागढ़ उपचुनाव के लिए कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा और इससे पहले विधानसभा के कई मतदान केंद्रों में राजनांदगांव कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा और SP संतोष सिंह पहुंचे। कलेक्टर ने बताया कि गर्मी के कारण सभी मतदान केंद्रों में मतदाताओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। वहीं SP ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों के लिए जिला पुलिस बल के अतिरिक्त 22 कंपनियां SSB, ITBP, BSF, CRPF की तैनाती है। तो नक्सल प्रभावित मतदान केंद्रों में स्पेशल टास्क फोर्स होंगे।
खैरागढ़ उपचुनाव के लिए कल मतदान है और मतदान के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है और स्वयं आप देख सकते हैं ग्राम कामठा में जो है कलेक्टर साहब पहुंचे हुए हैं, तारण प्रकाश सिन्हा जी, और एसपी साहब संतोष सिंह पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले कलेक्टर साहब से जान लेते हैं, सर क्या क्या तैयारियां की गई है? देखिए, कल जो मतदान होना है उसके लिए हमारी पूरी तैयारी हो गई है और निर्वाचन आयोग के जो निर्देश थे उसके मुताबिक सभी मतदान केंद्रों में पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। चूँकि गर्मी का मौसम है इसलिए मतदान केंद्रों में न केवल मतदान दलों के लिए बल्कि जो लोग मताधिकार का प्रयोग करने आएंगे उनके लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। आप इस मतदान केंद्र को देख सकते हैं, आदर्श मतदान केंद्र है और यहाँ पर मतदाताओं के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। सर, वोट परसेंटेज को बढ़ाने के लिए आप लोगों के द्वारा क्या क्या काम किए गए? इसके लिए मतदाता जागरूकता अभियान हमने व्यापक पैमाने पर चलाया था और स्वीप जिसको कहते हैं, स्वीप के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां हमारे द्वारा की गई थी और जो प्रथम बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे उन लोगों के बीच विशेष उत्साह देखने में आ रहा है। हमारे साथ एसपी संतोष सिंह जी हैं। संतोष जी, सुरक्षा की बात की जाए 291 मतदान केंद्र हैं, कुल कितनी सिक्योरिटी है यहाँ पर? पूरे जिले में जितने मतदान केंद्र हैं सभी में जिला पुलिस बल के वन रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड जो है, कोटवास, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। विशेषकर जिला जो है हमारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है जिसमें 64 नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी जो मतदान केंद्र हैं उसमें सीएपीएफ का हम लोग हैवी डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में कुल 22 कंपनियां सीएपीएफ की, जिसमें एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपी और बीएसएफ की कंपनियां तैनात की गई है। साथ साथ बॉर्डर को भी सील किया गया है और अंदर जो हमारे नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं उसमें स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ की टीमें रायपुर से मिली हमें। और अब देखना होगा कि जिस तरीके से इन लोगों ने बताया है कि क्या क्या व्यवस्थाएं जो मतदाताओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था की गई है वो कल अब देखने को मिलेगा। कैमरामैन अजय के साथ सौरभ सिंह परिहार, खैरागढ़, कामठी। तो खैरागढ़ उपचुनाव के लिए कल मतदान होना है, इसे लेकर सियासी पारा चढ़ चुका है और जाहिर सी बात है कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों का भी ब्लड प्रेशर बढ़ गया। IPS24 संवाददाता सौरभ परिहार ने कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा और बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंघेल का बीपी खुद चेक किया और जाना कि कल के मतदान के लिए कौन ज्यादा टेंशन में। इस वक्त मेरे साथ यशोदा वर्मा है जो पिछले कई दिनों से जो है दिन रात जो है मेहनत कर रही हैं, लोगों के बीच जा रही है और वोट मांग रही है और कहीं ना कहीं जो चुनावी पारा है वो तो बढ़ा ही हुआ है। और आज हम जो है भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी का जो है जो बीपी जो है वो चेक करेंगे कि उनका वो पारा कितना है। सबसे पहले तो पूछ लेते हैं कि ये बीपी की दवाई लेती हैं कि नहीं है, नींद अभी इनको ठीक से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम बीपी कोई दवाई नहीं लेना और नींद हम चैन से सोते हैं। अच्छा, चैन से सोते? तो अभी चुनाव हुआ थे तब चैन से सोया था? फिर भी चैन से सोते हैं। चैन से सोए के कारण क्या है? अरे भाई, चुनाव अपन जगह है और किस्मत की बात है, हार जीत तो होना है, कोई एक ला हारना एक जीतना है। अच्छा। तो टेंशन काहे के ले? तै अस्वस्थ हस? ठीक है, मैं अभी बीपी नापाता हूँ, देख लेता हूँ कि तोर जिन बीपी है वो कते के। ये देखिए, अभी ये मैं ऑन कर रहा हूँ और इससे पता चल सकेगा कि इनका जो बीपी जो है वास्तव में अभी कितना है। ये देखिए, ये काउंट होना शुरू हो रहा है और कुछ सेकेंड में ही पता चल जाएगा कि इनका बीपी बढ़ा हुआ है कि ठीक है। ये बस कुछ सेकेंड में ही ये कह रही हैं कि वो चैन से सोती हैं और चुनाव हारना और जीतना तो किसी एक को है, लेकिन उनका कहना है कि वो आश्वस्त हैं अपनी जीत के लिए। लेकिन देखते हैं कि बीपी मशीन कितना बता रहा है। बीपी तो आपका बहुत सही है, तो आप देखिए कि इनका जो बीपी है वो जो है 116/170 दिखा रहे हैं। मेरे साथ कैमरामैन अजय है, आप अजय दिखाएंगे 116/170। जनरली जो है ये जो 120/80 होना चाहिए जो सामान्य है इसमें, लेकिन इनका बीपी जो है बहुत सही है। आपका जो बीपी में हमने चेक किया है बहुत सही आया है। तो हम तो पहले बताया ना सही है करके, टेंशन फ्री है। टेंशन कुछ भी नहीं है? नहीं। तो सामने वाले प्रत्याशी को क्या लगता है, टेंशन है क्या? अब वो जाने, हमें क्या पता। आपने टेंशन दिया लग रहा है। नहीं, हम किसी को टेंशन नहीं दे रहे हैं, ना ले रहे हैं टेंशन। अच्छा, तो आप एक लास्ट क्वेश्चन है, कितने हजार वोटों से आप जीतेंगी, कुछ ऐसा आपने बनाया है क्या? हम तो 30 से पार करेंगे। पक्का? पक्का।
ठीक है, तो ये थी वसुधा वर्मा, और जिनका हमने रियलिटी चेक अर्थात बीपी चेक किया है, उसमें इनका जो बीपी है वो सामान्य है। अब देखना होगा, कल वोटिंग है और 16 तारीख को परिणाम है, और इसमें खैरागढ़ का विधायक फिर कौन होगा। और अब हम चलते हैं कोमल जंघेल के पास, भाजपा प्रत्याशी है, उनका देखेंगे कि उनका बीपी कितना है। और अभी हम पहुंच चुके हैं भाजपा प्रत्याशी कोमल जंघेल के पास। आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, और ये अंतिम आज दिन है, अंतिम रात है, और कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा कोशिश हो रही है कि रात भर जो है वो मतदाताओं के बीच जाए। और देखिए कि मैं जो है कोमल जंघेल का जो बीपी जो है नाप रहा हूं, और देखते हैं कि किस तरीके से उनका बीपी जो है कितना आ रहा है। इससे पहले हमने कांग्रेस प्रत्याशी का बीपी जो है किया था। आप देखिए, मैं इनका बीपी ऑन कर रहा हूं, और ये देखिए आप, इनका बीपी ऑन हो रहा है। हमने मशीन ऑन कर दी है, और कोमल जंघेल का बीपी कितना आ रहा है ये देखते हैं। और आप देख सकते हैं कि 135/94 इनका बता रहा है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। चूंकि मेहनत भी ज्यादा कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से बढ़ा होगा। उनसे जान लेते हैं, ये 135/94 आ रहा है आपका बीपी, थोड़ा ज्यादा है, कैसे देखें इसको? क्या कोई घबराहट है? नहीं। कोई डर है? मुझे न घबराहट है न डर है। मैं 5 बार चुनाव लड़ा हूँ, अब 5वां बार लड़ रहा हूँ। ये पहली चुनाव है जिसमें बहुत ही रिलैक्स, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। न मुझे कोई डर है, न कोई धड़कन बढ़ा हुआ है, न कोई तनाव है। तो ये थे हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी कोमल जंघेल, और इससे पहले हमने आपको जो कांग्रेस प्रत्याशी है यशोदा वर्मा, दोनों का बीपी दिखाया है। दोनों के बीपी में थोड़ा अंतर है, और कहीं ना कहीं जब चुनावी वार पलटवार हो रहा है तो थोड़ा दबाव तो रहता है, और कहीं ना कहीं मेहनत भी ज्यादा कर रहे हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं खान पान में भी अभी थोड़ी अव्यवस्था है। अब देखना होगा, कल मतदान है और 16 तारीख को परिणाम है। खैरागढ़ में आखिर विधायक भाजपा का बन रहा है कि कांग्रेस का? कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ सौरभ सिंह परिहार, खैरागढ़, पद्मावतीपुर। और अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की कुछ और खबरों का। तो छेड़खानी के आरोप में फंसे रायगढ़ जिला भाजपा के अध्यक्ष उमेश अग्रवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मामले में जिला अध्यक्ष के खिलाफ महिला कार्यकर्ता की शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस ने जहां एफआईआर दर्ज कर ली थी, तो वहीं अब सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। मामले में भाजपा अध्यक्ष अपनी ही पार्टी के लोगों पर राजनीतिक साजिश रचने का आरोप लगाते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष से उन्होंने शिकायत की है। शिकायत के बाद प्रदेश भाजपा ने जांच शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि जल्द ही पार्टी के कुछ लोगों के खिलाफ निष्कासन की गाज गिर सकती है। वही मामले में कांग्रेस ने निशाना साधा है कि और कहा है कि इस घटना ने भाजपा का वास्तविक चेहरा उजागर कर दिया है। बता दें कि दरअसल रायगढ़ जिला भाजपा में पिछले एक पखवाड़े से उथल पुथल मची हुई है। 15 दिन पहले बीजेपी मंडल अध्यक्ष पर एक महिला कार्यकर्ता ने छेड़खानी का आरोप लगाया था, जिसके बाद मंडल अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा। ये मामला शांत होता उसके पहले जिलाध्यक्ष पर भी एक अन्य महिला कार्यकर्ता ने आरोप लगा दिया, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। कांग्रेस की हताशा, प्रशासन की हताशा बताता है। और मैं फिर कहता हूं, अगर कांग्रेस इस प्रकरण में ज्ञापन के बाद उन्होंने कहा है कि हम जांच कर रहे हैं, झूठा प्रकरण को बना के पेश करती है, तो पूरे ज़िले में न केवल इनके हम पुतले फूकेंगे और धरना और सारे थाने का घेराव जरूर से जरूर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी आज के वर्तमान स्थिति में छोटे छोटे गुट में बटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी आपस में लड़कर अपनी प्रतिष्ठा के अलावा अपना चरित्र उजागर करते जा रही है। इस बीच रुक करेंगे बड़ी राष्ट्रीय खबर की दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच बैठक शुरू हो चुकी है। दोनों नेताओं की वर्चुअल बैठक हो रही है। यूक्रेन की स्थिति चिंताजनक है, ये कहा है पीएम मोदी ने। जेलेंस्की और पुतिन से कई बार बात की है, ये भी उन्होंने बताया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रूस यूक्रेन वॉर से जुड़ी, जहां पर दिल्ली में पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच बैठक शुरू हुई है, और दोनों ही नेताओं की ये वर्चुअल बैठक है जो कि जारी है। यूक्रेन की स्थिति चिंताजनक है, ये कहा है पीएम मोदी ने।
जेलेंस्की और पुतिन से कई बार बात की, ये भी उन्होंने जो बाइडेन को बताया है। तो वर्तमान हालत में जो स्थिति बनी है रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर, इस विषय पर अभी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और देश के प्रधानमंत्री मोदी आपस में चर्चा कर रहे हैं। रायपुर में आयोजित मराठा सेवा संघ स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए और इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पब्लिक सेक्टर का निजीकरण कर रही है। आईएएस अधिकारी तक कॉरपोरेट से तैयार किए जा रहे हैं। ऐसे में सार्वजनिक उपक्रमों को बचाए जाने की लड़ाई बेहद जरूरी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने महासमुंद जिले के नर्रा गांव में स्थित छत्तीसगढ़ के पूर्व मराठा शासक बिंबाजी भोसले के समाधि स्थल के सौंदर्यीकरण की घोषणा की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मराठा संघ की सामाजिक भवन के लिए कलेक्टर गाइडलाइन के दर के 10% मूल्य पर भूखंड उपलब्ध कराने की बात कही है। दो प्रमुख मांगे, एक तो मराठा सेवा संघ के लिए भवन बनाने के लिए उनको जमीन चाहिए, दोनों को मैंने स्वीकृत किया। आरक्षण आप चाह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आरक्षण के लिए पद रहे तब ना। तो जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं वो निजी हाथों में जा रहा है। दूसरा, आईएएस के पद भी अब कॉर्पोरेट सेक्टर से भरे जा रहे हैं, तो फिर आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा कहाँ? जब पद ही नहीं रहेगा तो आरक्षण मांगने का उचित नहीं। तो पहले तो उस चीज को बताओ। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को संपत्ति की गलत जानकारी देने के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने 6 सप्ताह के भीतर शपथ पत्र के साथ जवाब तलब किया है। दरअसल कांग्रेस के नेता विनोद तिवारी ने याचिका लगाकर कहा है कि रमन सिंह ने 2008, 2013 और 2018 के निर्वाचन में अपनी संपत्ति के शपथ पत्र में जानकारी छिपाई। उन्होंने इस मामले की शिकायत ईओडब्ल्यू और एसीबी में भी की है, लेकिन शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। विनोद तिवारी की याचिका को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस आरसीएस सामंत की सिंगल बेंच ने रमन सिंह को यह नोटिस जारी किया है। छत्तीसगढ़ में राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था इसी महीने से लागू हो जाएगी और वित्त विभाग ने नवीन पेंशन योजना के तहत की जा रही अंशदान की कटौती बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। कर्मचारियों के मूल वेतन से अब केवल सामान्य भविष्य निधि के लिए ही कटौती होगी। वित्त विभाग ने सभी विभागों, विभागाध्यक्षों, आयुक्तों और कलेक्टरों को एक निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया कि सरकार ने 1 नवंबर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना की जगह पुरानी पेंशन योजना लागू करने का फैसला किया है। ऐसे में 1 नवंबर 2004 और उसके बाद भर्ती कर्मचारियों के वेतन से 10% की मासिक कटौती समाप्त की जाती है। वित्त विभाग के संयुक्त सचिव ने इस आदेश में लिखा है कि ऐसे कर्मचारियों के अप्रैल महीने के वेतन से सामान्य भविष्य निधि नियम के मुताबिक मूल वेतन का 12% सामान्य भविष्य निधि की ही कटौती की जाए। सामान्य भविष्य निधि की कटौती का ब्यौरा कोष, लेखा एवं पेंशन संचालनालय में अलग से रखा जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 9 मार्च के अपने बजट भाषण में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की थी। छत्तीसगढ़ में इन दिनों अपनी मांगों को लेकर अलग अलग कर्मचारी संगठन हड़ताल पर हैं और रायपुर में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल जारी है। अपनी मांगों को लेकर वो हड़ताल कर रहे हैं, जिसकी वजह से अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। वहीं रायगढ़ में भी केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ते की मांग को लेकर स्टाफ नर्स हड़ताल पर। 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिनके जरिए आप समझ सकते हैं कि 900 से भी ज्यादा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं। अंबिकापुर में भी केंद्र के समान महंगाई भत्ते को लेकर कर्मचारी 3 दिनों की हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे काम प्रभावित हो रहा है। यही हाल मनरेगा कर्मचारियों का भी है। रायगढ़, कांकेर और महासमुंद में मनरेगा कर्मचारी हड़ताल पर हैं। नियमितीकरण और वेतनमान की मांग को लेकर इनका प्रदर्शन जारी है। तो अलग अलग संगठनों के हड़ताल की 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इन दिनों स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर हैं।
बढ़ते आगे, नवा रायपुर प्रभावित किसान संगठन के आंदोलन का कल 100 दिन पूरा हो रहा है, लिहाजा किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन और सरकार पर दबाव बनाने के लिए महा आंदोलन का आह्वान किया है। मंगलवार को नवा रायपुर स्थित NRDA कार्यालय परिसर के पास हजारों किसान जुटने जा रहे हैं और इस आंदोलन में शरीक होने के लिए छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में करीब 24 संगठनों को भी आमंत्रित किया गया है। 1 लाख से भी ज्यादा सदस्य वाले छत्तीसगढ़ मितानिन संघ ने खुलकर किसान आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ ने भी समर्थन देने की घोषणा की है और इसके भी करीब 15,000 सदस्य हैं। हालांकि राजधानी समेत पूरे प्रदेश में हड़ताल कर रहे वन कर्मचारी संघ ने खुद को किसानों के आंदोलन से किनारा कर लिया है। इनके अलावा किसान संगठनों ने पंजाब, हरियाणा, जम्मू, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान जैसे 8 राज्यों से भी किसान नेताओं को आमंत्रित किया है। किसान नेताओं का कहना है कि कल का आंदोलन सरकार के लिए एक झांकी भर ही है। हम लोग अपने लोकतांत्रिक तरीके से हम अपने बात को शासन तक अलग तरीके से पहुंचाएंगे। हमारे प्रदेश के पूरे कर्मचारी डटे हुए हैं हम लोग के, तो हम ऐसा किसी भी आंदोलन में नहीं शामिल होंगे। तो हमारा तो इतना बड़ा संगठन है, अगर हमारी सबकी मांग एक बनने से प्रदेश पदाधिकारियों का संगठन अगर सब एक होता है तो जरूर जाएंगे, सहयोग करेंगे ताकि हमारा भी मांग पूरा हो। सीमेंट कंपनियों ने एक बार फिर लोगों को जोर का झटका दिया है। लगभग सभी सीमेंट कंपनियों ने अपने दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है और अचानक हुई इस बढ़ोतरी से मकान बना रहे लोगों को झटका लगा है। जानकारों के मुताबिक कोयले के दाम और महंगे डीजल के कारण कंपनियों को यह बढ़ोतरी करनी पड़ी। डीजल के दाम में पिछले दिनों लगभग 10 से 12% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं कोयले के दाम भी 10 से 15% तक बढ़े हैं, लेकिन रॉ मटेरियल के मुकाबले सीमेंट कंपनियों ने लगभग 20 से 25% दाम बढ़ा दिए हैं। सीमेंट कारोबारियों के मुताबिक कंपनी ने रेट बढ़ा दिए हैं। ऐसे में निर्माण की लागत बढ़नी ही है, लेकिन अगर डिमांड नहीं बढ़ी तो सीमेंट कंपनियों को अपने रेट फिर से कम करने पड़ेंगे। स्थानीय लोगों के मुताबिक निर्माण कार्यों को बीच में रोकना असंभव होता है, इसलिए मजबूरी में उन्हें अब महंगे दाम पर सीमेंट लेना पड़ेगा। कारण ये है उनका, अभी क्या है, लास्ट टाइम से कोयला भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, पेट्रोल है, डीजल है, रॉ मटेरियल्स भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, ट्रांसपोर्टिंग भी बढ़ा है, तो ओवरऑल ये सब चीज़ का इम्पेक्ट पड़ा है इसमें। और अभी कंपनी क्या है इतना हाई की है, लेकिन देखो मांग पूर्ति का नियम है, क्या डिमांड आती है क्या है, तो रेट हालांकि 50 रुपये बढ़ा है आज। उम्मीद है हफ्ता 15 दिन महीने दिन में डिमांड नहीं आएगी तो थोड़ा बहुत नीचे आएगा। सीमेंट में 50 रुपये और लोहा जो है 60 रुपये से 82 रुपये तक चला गया है। अब वो छत की ढलाई करनी थी, इसलिए मजबूरी पे लेना पड़ा। छत की ढलाई हो गई और काम रोक दिए हैं कि इसमें छत्तीसगढ़ सरकार को कम से कम कुछ कदम उठाना चाहिए ताकि सीमेंट और लोहे के को कुछ कम किया जाए। वो तो महंगाई का ऐसा हो गया कि सरकार को ध्यान देना चाहिए, बढ़ते ही जा रहे हैं और आगे तो ऐसा घर अब बनाते में हालत खराब हो जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए एब्स 24 के साथ और आगे देखिए मध्य प्रदेश की खबरें। नमस्कार।